बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने मेरी पहले वीडियो मिस्टीरियस डिजीज़ देखी है और उसको सुना है, तो आज हम बात करेंगे। इंशाल्लाह उनको नहायत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और अगर आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, उसे सुन लें, ताकि ये बातें आपके लिए भी उसी तरह मुफीद साबित हों। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि पिछली दफ़ा हमने ये बात की थी कि हमने जहाँ पे एनिमल बीमार थे और जहाँ पे उनको चेक किया, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया और उनकी क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन किया, तो वहीं पे उनके सैंपल लिए थे। फ़ीकल सैंपल लिए थे और ब्लड सैंपल लिए थे। फ़ीकल जनाब पॉजिटिव था फिशोला हेपेटिका, उसके साथ एमांकस, और इसके अलावा उसके में हुकवर्म के एग्स भी नज़र आए, प्लस उसके साथ काकसीडियोसिस का भी इशू सामने आया। जो ब्लड सैंपल था, जो खून के सैंपल थे हमारे, वो पॉजिटिव थे बेबीजिया के लिए। तो इससे पहले मैं इस पर कुछ डिटेल में बात करूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, बता देता हूं कि जब ब्लड सैंपलिंग करते हैं तो उसमें जब आप खास ब्लड समीयर बनाना हो, आप ब्लड पैरासाइट चेक करने जा रहे हो, तो इसमें टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखिएगा। क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि जो लोग सैंपल ले रहे होते हैं, जब उसको सिरिंज लगाते हैं और फिर उनसे नीडल हिल जाती है और एक दफ़ा फिर वो प्रिक करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं एक ही सैंपल के लिए, तो वो जब एक से ज़्यादा मिनट से ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो उसमें अक्सर होता ये है कि जो ब्लड है वो उसमें काफ़ी हद तक क्लाट हो चुका होता है। तो उस ब्लड की या उस खून की जब समीयर बनाएंगे, तो वो जब समीयर बनेगी तो उसके अंदर हेमोलिसिस हुई होनी है। तो जब उसको लैब वाले इसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो जब लैब में इसको एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वो हेमोलिसिस ब्लड की जो समीयर जो माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसकी रीडिंग करते हैं, तो उसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा डैमेज नज़र आते हैं और आर्टिफैक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो लिहाजा जो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है कि विद इन शॉर्ट टाइम हमने सैंपल भी ले लेना है, विद इन शॉर्ट टाइम हमने समीयर भी बना लेना है, और समीयर भी जो मेरे साथ काम करते हैं उन्हें पता है कि किस तरह के एक एक सेल स्लाइड पे नज़र आता है और उसमें उसको रीड आउट करना बड़ा आसान होता है। खैर, कभी इस पे बात करूँगा, मैं बताऊँगा आपको कि कैसे इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े फैक्टर के तौर पे काम करती हैं और आपके रिज़ल्ट ख़राब हो सकते हैं, या आपकी स्लाइड ठीक नहीं बन सकती। मैं बात कर रहा था कि फिशोला पॉजिटिव था। तो फिशोला जब आपको थोड़ी सी शायद इसमें आप अगर रिमाइंड करें अपने नॉलेज को, तो फिशोला जब इन्फेक्शन होती है, तो जो अगर एक्यूट स्टेज पे है, तो जो इमेच्योर फ्लूक, या अगर कराने के तो जो अडल्ट फ्लूक है, वो जब लिवर के अंदर माइग्रेट करते हैं, लिवर के अंदर जब वो इधर उधर घूमते हैं, तो वहाँ पे वो लिवर को डैमेज करते हैं, और उस डैमेज से क्या होना है कि एनारोबिक कंडीशन डेवलप होती है, और साथ एनारोबिक कंडीशन में क्लस्ट्रीडियम निवाई ख़ास तौर पे उसकी इन्फेक्शन हो जाती है। इसी तरह जो फिशोला हेपेटिका पॉजिटिव होते हैं, तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो एनिमल साल्मोनेला के लिए उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। वो दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि साल्मोनेला इन्फेक्शन उन जानवरों के अंदर आसानी से हो सकती है। इसी तरह आप फिर ये, क्योंकि जानवर इसके अंदर ऑलरेडी डायरिया था, तो डायरिया बेबीजिया से भी हो सकता है, ये साल्मोनेला इन्फेक्शन भी वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही होगी, और साथ साथ काकसीडियोसिस भी कंट्रीब्यूट कर रही होगी। आपको याद होगा मैंने बात की थी कि उसके अंदर डायजेंट्री थी, और जो वाटरी टाइप के डायरिया आ रहा था, तो उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन, तो स्लफिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हो रही थी। तो ये चीज़ें किससे हो रही थी? ये साल्मोनेला भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, वहाँ पे काकसीडियोसिस का भी इफेक्ट होगा, और डेफिनेटली वहाँ पे ये जो बेबीजिया है, बेबीजिया इन्फेक्शन में भी डायरिया हो सकता है और होता है। तो जो फिशोला हेपेटिका है, जो लोग जानते हैं अक्सर कि कैटल में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस है और जिसको इस तरह समझा जाता है कि ये फैटल नहीं होता, फैटल होता है। और मेरा ये जो एनिमल, इनकी जो हिस्ट्री थी ये दरिया के साथ इनकी ग्रेजिंग करवाते रहते हैं एनिमल की, और वहीं पे रहते हैं।
तो जितने भी दरिया बेल्ट के साथ होते हैं तो ये वहाँ फिशोला वहाँ पे बड़ा कॉमन होता है, चाहे वो स्मॉल एनिमल की बात करते हैं चाहे लार्ज एनिमल की बात करते हैं। स्मॉल एनिमल तो बड़ा सिंपल है कि उसमें जो इसके कह लें स्वेलिंग हो जाती है और बोटल जाग कह सकते हैं, उसमें बड़ा क्लियर कट नज़र आ जाता है कि ये फिशोला की बड़ी सॉफ्ट सी स्वेलिंग होती है। लेकिन जो लार्ज एनिमल है कैटल में उसमें इस सिम्टोमेटिक इसकी सिम्टम होते हैं, इतने प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं होते। तो तो ये एक साइड पे ये हमारी कॉम्प्लिकेशन बन रही थी। जो इसका जो मेन सिंड्रोम इसकी जो अगर मैं पूरी ओवरव्यू कर दूँ आपके साथ, तो उसमें ये था कि जो उसकी बॉडी कोट है कोल्डनेस थी और उसके अंदर ड्राइनेस यानी कि थिन स्किन बनी हुई थी, प्लस जो उसका मिकुस मेम्ब्रेन था उस पहले ही बताया था कि वाइटिश, बिल्कुल ब्लड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अनीमिक एनिमल थे। तो जब इंटेस्टाइन डैमेज होती है तो आपको ये भी शायद आपको पता होना चाहिए कि उसके इंटेस्टाइनल बैरियर डैमेज होने से जो टॉक्सिन होती हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, वो भी ब्लड में शामिल हो रही होती हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये डेफिनेटली जो आगे जाके लंग्स को डैमेज करती हैं, आगे जाके किडनी को डैमेज करती हैं। तो ऑलरेडी बेबीज़ी की वजह से भी ब्लड आ रहा था और अनीमिक कंडीशन डेवलप हो रही थी, और प्लस ऊपर आप इसकी टॉक्सिन की बात कर रहे हैं, चाहे वो साल्मोनेला की बात करें, चाहे वो आप उसकी क्लस्ट्रीडियम की बात करें, तो ये दोनों। और एक और पॉइंट यहाँ पे हम बड़ी मिस्टेक करते हैं फील्ड में, वो ये होता है कि हम देखते हैं कि टेम्परेचर क्यों नहीं हुआ। टेम्परेचर होता है शुरू में, अगर आप नोट करेंगे शुरू में कई एनिमल के मुझे टेम्परेचर 104 भी मिला, तो लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा ये टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाता है, सब नॉर्मल होगा। और कभी भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी एनिमल को देख के ये अज्यूम ना किया करें कि इसका टेम्परेचर राइज है या इसका टेम्परेचर सब नॉर्मल है। ये बिल्कुल है ये बात इस टॉपिक से हट के, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। जब आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो इस कंडीशन में जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये इन्फेक्शन पॉसिबल है और इसमें टेम्परेचर डेफिनेटली होना है, आप वहाँ पे चेक करें तो हो सकता है वो वीकनेस की वजह से, हो सकता है क्रॉनिक स्टेज में आ चुका है एनिमल और वो सब नॉर्मल तक पहुँच चुका है, क्योंकि डायरिया साथ कंटिन्यूस डायरिया उसका हो रहा है। तो इन जानवरों में 104 तक टेम्परेचर कईयों में था। तो बात सिर्फ इतनी है कि काफ़ी लंबी होगी, तो हम इसको फाइनली हमारी ये डायग्नोस रही कि इसको जिगर के गिर में है, इसके अंतड़ियों के गिर में है और फेफड़ों के गिर में। तो आगे इससे हमने इसका इलाज क्या करना है और उसमें आप लोगों ने सजेशन देनी है, आप ओपिनियन देनी है। मैं आपको ये वाज़े कर देता हूँ, ये जितनी बातें हैं ये कोई मेरी थ्योरेटिकली बातें नहीं हैं, ये मेरी फील्ड की बातें हैं, मेरी एक्सपीरियंस की बातें हैं। तो जो रिसर्चर हैं मेरे दोस्त भाई हैं जो माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड प्रैक्टिशनर भी होंगे, जहाँ पे कोई कमी कोताही जो बेशी नज़र आती है उनको, तो आप अपनी ओपिनियन अपने कमेंट्स में डाल दें, हम उनको देखेंगे और ताकि हम आगे तरफ जब जाएंगे तो इसमें मज़ीद बेहतरी कर सकें। तो आप भी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ इन डिटेल इसकी इलाज मुआवजे की बात करूँगा। मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा यहाँ पे, मेरा मेहरबानी, जब भी कोई इस तरह की बात होती है, जब भी आपके जानवर इस तरह की कोई मसला उनमें आता है, कुछ मार्टेलिटी होने लगती है, तो खुदारा आप वेटरनरी ऑफिसर से रब्ता कीजिएगा, अपने अस्पताल में अपने डॉक्टर से मिलिएगा। ये बिल्कुल ना करें कि आप अपने तौर पे जब अपने किसी अजीज़ अकारब के ज़रिए जो जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है और उससे इलाज शुरू करवा दें। उससे होता ये है कि आपके जानवर जो पहले बड़े आसानी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन देर से इलाज शुरू करने से वो जानवर उस तरह रिकवर नहीं कर सकते और उस पर इलाज मुआवजे का जो ख़र्चा है वो भी बढ़ जाता है और उसमें रिकवरी के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आगे स्प्रेड करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
ताकि अगली जो बातें हम आएंगे हम आपके साथ शेयर कर सकें और आप तक बातें मेरी पहुंच सकें। इसके साथ ही आप सब दोस्तों का शुक्रिया। बखैर रगले, अल्लाह हाफ़िज़।